नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। इलाहाबाद से जुड़ चुके हैं प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सुनील कुशवाहा। कुशवाहा जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, आप 25 सीटों पर लोकसभा प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, तो मान के चला जाए कि बस 25 सीट कन्फर्म है कि आप प्रत्याशी उतारेंगे। हाँ, 25 सीटों पर तो अभी हम लोगों ने पहले चरण में ये प्रभारी नियुक्त किए हैं। वैसे तो हम लोगों की तैयारी, अगर अपने पार्टी प्रगतिशील समाज पार्टी अपने दम पर अगर चुनाव लड़ती है लोकसभा, किसी के साथ अलायंस हम लोग नहीं करते हैं, तो हम लोग 100 सीटों पर प्लान कर रहे हैं। और हम लोगों का संगठन इतना पर्याप्त है पूरे देश में, कई राज्यों में, कि हम लोग 100 सीटों पर लड़ने का तैयारी है। लेकिन अभी पहले चरण में हम लोगों ने 25 सीटों पर प्रभारी तय किए हैं। तो जो आप 25 सीटों पर प्रभारी तय किए हैं, तो वही प्रत्याशी होंगे कि कोई दूसरा 25 आदमी लेकर आएंगे? 25 कैंडिडेट कहने का मतलब हमारा ये है। नहीं, ये प्रभारी जो है ये प्रत्याशी नहीं है। इसमें से कुछ लोग प्रत्याशी भी हो सकते हैं, लेकिन ये उस लोकसभा को देखने के लिए है। उस लोकसभा में ये प्रभारी के तौर पर कार्य करेंगे। और प्रत्याशी हमारे और लोग हैं, क्योंकि प्रत्येक लोकसभा में हमारा संगठन पर्याप्त है। और प्रत्याशी कई कई हमारे उस लोकसभाओं में दावेदारी अभी से कर रहे हैं। लेकिन प्रत्याशी अभी तय नहीं किए गए हैं कि किसको वहां से चुनाव लड़ना है। ये एक प्रभार देखेंगे उस लोकसभा में, संगठन विस्तार और जो कैंडिडेट सिलेक्शन और अन्य भूमिकाओं में इनका रोल होगा। तो अभी तक आपका किसी पार्टी से गठबंधन नहीं चल रहा कि अकेले लड़ेंगे चुनाव लोकसभा? गठबंधन के भी प्रयास हो रहे हैं और संभावनाएं भी हैं, लेकिन ये है कि अभी हम लोग अपने संगठन विस्तार पर ध्यान दे रहे हैं। और संगठन मजबूत रहेगा तो अगर हम किसी के साथ अलायंस भी करेंगे तो उसका भी परिणाम अलग दिखेगा। लेकिन पहली तैयारी हम लोगों की है कि अभी लोकसभा चुनाव चूंकि दूर है, उसके पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम लोग विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां कर रहे हैं। और संगठन विस्तार और बूथ स्तर तक अपने संगठन को खड़ा करना, मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ना, इस सब पर अभी हम लोगों का पहला फोकस है। और जो सर, आप पहली बार प्रभारी नियुक्त किए हैं, तो खास करके आप इलाहाबाद क्षेत्र की तरफ है, पूर्वांचल की तरफ बहुत कम आए हैं। इसका डिसीजन क्या है, मतलब क्या है कहने का मतलब? अभी पूर्वांचल के कुछ जिलों में हम लोगों का संगठन है, लेकिन यह है कि अभी मैंने जैसे कहा कि यूपी में अभी हम लोगों ने जो पहले चरण में 25 सीटों पर प्रभारी घोषित किया, उसमें 19 सीटें हम लोगों ने घोषित की। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे कि 80 लोकसभा सीटें हैं, हम सबको मालूम है, तो हम लोग लगभग 50% सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। लगभग 40 से 45 जिलों में प्रगतिशील समाज पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा है। और 15 से 20 जिले में हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस देने की स्थिति में है। तो अभी हम लोग लगभग 15 से 20 और सीटें, जिसमें से कुछ सीटें पूर्वांचल की भी होंगी, इवन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक दो सीटों पे हम लोग लड़ेंगे। तो लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे कि नहीं? नहीं, हमारे लड़ने की अभी ये क्यों, देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव हमारी पार्टी में ठीक है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पार्टी का, लेकिन ये तय हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर नहीं कर सकते कि मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। पीछे 2-3 चुनाव में हमारी पार्टी चुनाव में भाग ली है और मैं लड़ना भी चाहता था, लेकिन पार्टी की सहमति नहीं बनी और पार्टी ने हमें चुनाव में लड़ने के लिए नहीं उम्मीदवार बनाया कह सकते हैं। तो अभी मेरे लड़ने पर कोई तय नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो मान लीजिए आप लड़ने का तय करते हैं, तो कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र चुनेंगे आप? वैसे तो अब हमारा गृह लोकसभा क्षेत्र आपके उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में फूलपुर पड़ता है, जो हमारी होम, जो हमारा जहाँ पे मैं वोटर हूँ। और लोकसभा चुनाव तो पूरे प्रदेश से पूरे देश में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी लड़ सकता है। और ये तो तय होगा जब हम लोग टिकट फाइनल करेंगे, तो उस समय कहाँ से किसको उम्मीदवार बनाया जाता है। लेकिन जहां तक मेरे लड़ने की ज्यादातर संभावनाएं हैं, अगर मुझे उम्मीदवार बनाया जाता है तो हो सकता है कि हमारे जो नजदीकी गृह क्षेत्र है उस उन सब लोकसभा सीटों से प्रकट किया जा सकता है। तो आपके जो समाज से आते हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, वो एक भागीदारी मोर्चा बनाए, तो उम्मीद लग रही है कि आप लोग भी जा सकते हैं उस गठबंधन में? नहीं, अब गठबंधन के लिए तो देखिए अभी कई पॉसिबिलिटीज है। अभी अगर हम लोग गठबंधन करेंगे भी तो
ये देखते हुए कि मतलब लोकसभा चुनाव में विपक्ष की भूमिका एक तरीके से जो वर्तमान सत्तारूढ़ दल है प्रगतिशील समाज पार्टी भी उसकी तमाम नीतियों से, तमाम जो उनके योजनाएं हैं, उनके जो अब तक का परफॉर्मेंस है, कार्यकलाप है, उससे हमारी पार्टी के भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी और समर्थक नाराज हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों की भी पूरी कोशिश होगी कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में वर्तमान सत्तारूढ़ दल को हम लोग सत्ता से बाहर करने की दिशा में काम करें, और उसके लिए पार्टी अपने स्तर पर भी प्रयास कर रही है। और अगर लोकसभा चुनाव के पहले कोई ऐसा गठबंधन बन पाता है जो इस मुहिम को आगे बढ़ा पाए या इस परिणाम को देने की स्थिति रखे और सत्तारूढ़ दल को बाहर करने की ताकत रखता है, तो हम लोग उस गठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे। और अभी गठबंधन जैसे कि भागीदारी मोर्चा की बात की, तो मैं नहीं समझता कि हम लोग उस गठबंधन में जाएंगे। तो अभी अखिलेश यादव जी गए थे तेलंगाना और दिल्ली के सीएम भी गए थे, तो शायद वो भी उनका कभी गठबंधन में है। तो अगर जो आपको ऑफर मिलेगा तो आप जाएंगे उधर? रहा बात समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की, तो समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में चूंकि दो, देखिए, एक तो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, दोनों की आमने सामने से लड़ाई देखी जा रही है। और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए प्रस्ताव हम लोगों के पास पहले से भी है। और अगर प्रगतिशील समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की स्थिति बनती है, तो हम लोगों के लिए मतलब पूरी जाने की स्थिति है। और उस तरफ से भी हम लोगों को एक ऑफर मिलने की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ वर्तमान लोकसभा चुनाव में या आगे के चुनाव में जाएं। और उस पर अभी हम लोगों की ओर से थोड़ा सा संशय की स्थिति बनी हुई है कि आगे चूंकि नेशनल लेवल पर जो अलायंस बनेगा उसकी पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि विपक्षी दल अलग अलग अपना एक प्रयास कर रहे हैं। ये थोड़ा सा विपक्ष की एकता में हम लोगों को लगता है कि नुकसान कर रहा है कहीं ना कहीं। अब चूंकि लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, तो विपक्ष को आपसी एकता बनाते हुए एक निश्चित मतलब लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास अब कर लेना चाहिए। और चाहे वो चुनाव बाद का गठबंधन हो, चाहे वो चुनाव के पहले का, उसकी कार्य नीति को अभी बना लेना चाहिए। तो उसमें अभी दिक्कतें दिख रही है, इसलिए हम लोग अभी गठबंधन पे एक निश्चित दिशा में नहीं जा पा रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं कि विपक्ष को गठबंधन बना लेना चाहिए, तो कहाँ से बनेगा? ममता बनर्जी आ ही नहीं रही है, कांग्रेस अलग है और अखिलेश अरविंद केजरीवाल अलग चल रहे हैं, तो फिर कैसे उम्मीद है कि 2024 में बीजेपी हार सकती है चुनाव? हम्म ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसमें विपक्षी नेता भले ही आज की जो राजनीति में मैं देख रहा हूँ, मेरा जो आकलन है कि विपक्षी नेता एकता की बात तो कर रहे हैं कि हमें एक होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर लोकसभा में उखाड़ फेंकना चाहिए, लेकिन उनकी जो गतिविधियां हैं, जो उनके बयान हैं, जो उनके कार्यकलाप हैं, वो एकता से उल्टे हैं। कि मतलब एक होने की दिशा में जो प्रयास होने चाहिए, ठीक उसके उलट उनके कार्यकलाप है। बात सभी एकता की कर रहे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी मतलब ढपली, अपना अपना राग अलापने वाली स्थिति है। तो ऐसे में एक बहुत आपका बात सही है कि विपक्षी एकता में अभी बहुत मतलब कुछ किया जाना बाकी है। और अपनी ईगो को, या मैं बड़ा, मेरी पार्टी बड़ी, हर स्टेट में ये सच है कि भारत देश में रीजनल पार्टियां हावी हैं तमाम राज्यों में, क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व है अलग अलग राज्यों में। उनको अपनी क्षेत्रीय जो बड़े हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे उन्हें देखना चाहिए कि हम किसी एक स्टेट में तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा दूसरे स्टेट में बहुत ज्यादा संगठन नहीं है। ऐसे में हमें नेशनल लेवल पे जो विकल्प बने उसमें थोड़ा सा कम ज्यादा होते हुए हमें एक मत होने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये बातें सिर्फ बातें रह जाएंगी और 2024 फिर से रिपीट। तो आप बोल रहे हैं कि अपने अपना डफली, तो एक दूसरे, कोई दूसरे को नेता मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। अभी मान लीजिए कि सबसे बात की है कि किसी पार्टी के दूसरे प्रदेश में जनाधार नहीं है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस विकल्प बन रहा है। लेकिन राहुल गांधी को तो कोई मानने को तैयार नहीं। अरविंद अखिलेश जी पहले ही कर चुके हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, मायावती जी पहले ही कह चुकी हैं। तो फिर राष्ट्रीय पार्टी बच कौन रही है कि जो पूरे सबको इकट्ठा करके लेके चल सके? कांग्रेस पूरे देश में, देखिए, भले एक समय के साथ कांग्रेस का
अलग कई राज्यों में जब क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ और कांग्रेस के वोट बैंक अलग अलग दलों में शिफ्ट हो गए, तो इस और कई कई राज्यों में कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के साथ अलायंस किया, तो वहां पे उनका वोट बैंक और उनका जो कैडर है वो डिस्टर्ब हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में बहुत सीनियर लीडर्स और दूर दूर तक उनके कार्यकर्ता हैं, और लंबे समय तक सत्ता से राज्यों में दूर रहने के कारण उनका जो कार्यकर्ता बेस है वो डिस्टर्ब हुआ और दूसरे क्षेत्रीय दलों में जो शिफ्ट हुआ। और राहुल गांधी के लीडर मानने की बात तो दूसरे क्षेत्रीय दल के नेता नहीं मानना चाहते हैं, इसमें उनकी अपनी पर्सनल ईगो है और तमाम बातें हैं। तो अभी राहुल को नेता मानने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी विपक्षी दल मजबूत दल हैं अपने अपने राज्यों में, उनको आपस में बैठना चाहिए और नेता का चयन हम बाद में कर लेंगे, आप बाद में कर लेंगे। अभी एकजुट होकर एक रणनीति पे काम करते हुए विपक्ष को मजबूत बनाते हुए वर्तमान सत्तारूढ़ दल को बाहर करने का एक एजेंडा तय करना चाहिए। ठीक है, अगर चुनाव के पहले आप गठबंधन की स्थिति नहीं बना पा रहे हैं, अलग अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप अलग अलग चुनाव लड़ें, लेकिन एक साथ रहते हुए लड़ें, ताकि ये संदेश जाए कि ठीक है, हम भले अपने अपने प्रयास कर रहे हैं और जहां जरूरत हो वहां एकजुट भी हो जाए, लेकिन चुनाव के बाद हमारी जो जिसकी जितनी सीटें होंगी उसके आधार पर हम एक यूनाइट होके और टोटल नंबर ऑफ सीट्स को हम जो सत्ता का जो 272 प्लस की जो आंकड़ा है उसको हम जरूर क्रॉस करेंगे, जिससे कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल को हमें बाहर फेंकने का मतलब एक विकल्प बन सके। तो इंजीनियर साहब, अभी आप बोले कि बाद में भी नेता चुन सकते हैं, तो ये तो बीजेपी बोलती है कि नेता कौन होगा बीजेपी विपक्ष का, उसी का तो फायदा उठाती है बीजेपी। आप पब्लिक मानते हैं कि भाई सच बात है कि चुनाव के बाद फिर उपचुनाव ना आ जाए, फिर बीच में भंग ना हो जाए असेंबली। ठीक है, ये एक कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है। ऐसा पहले भी हुआ है कि जो प्रधानमंत्री पद के जो कैंडिडेट है उनका चयन बाद में किया, पहले किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया गया। और भारतीय जनता पार्टी में खुद जब 2014 में नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार अभियान जब स्टार्ट हुआ तो उस समय उनको एज ए पीएम डायरेक्टली घोषित नहीं किया गया, इनडायरेक्ट में उनको पूरे देश में प्रमोट किया गया। और भले वो अंदर से उन लोगों ने एक मन बना रखा था और संदेश दिया, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं था। और इस तरीके से अगर बाद में नेता चुनने के बाद तो सामूहिक नेतृत्व डेवलप किया जा सकता है। जैसे एनडीए और यूपीए बना तो उसमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, एनडीए के जॉर्ज फर्नांडिस उस समय कोऑर्डिनेटर बनाए गए और यूपीए में माननीय सोनिया गांधी चेयरपर्सन बनी। उस तरीके से एक जो फोरम बनाना चाहिए, मोर्चा बनाना चाहिए, और उसमें अलग अलग रूप में सामूहिक नेतृत्व को विकास करते हुए हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, विपक्ष के दलों के लिए खासतौर से। ठीक है कुशवाहा जी, आप राज तक न्यूज चैनल पर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, और मुझे आमंत्रित करने के लिए।